हिंदी में पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल साइंस ईवीएस, यूनिट 7, ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट यानी कि मानव समुदाय और पर्यावरण। इस चैप्टर के ये मुख्य टॉपिक्स हैं: ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या वृद्धि, कार्बन फुटप्रिंट, रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास और पुनर्स्थापन की समस्या, पर्यावरण आंदोलन, पर्यावरण न्याय यानी कि एनवायरमेंटल जस्टिस, पर्यावरण नैतिकता यानी कि एनवायरमेंटल फिलॉसफी, पर्यावरण कम्युनिकेशन यानी कि संचार। मानव जनसंख्या निरंतर ही पृथ्वी पे बढ़ रही है। 1800 से लेकर अब तक जो जनसंख्या है उसमें निरंतर बढ़ोतरी देखी गई है। 2020 में तो जनसंख्या 7.8 बिलियन तक हो चुकी है और मानव जनसंख्या के बढ़ने से पर्यावरण पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पहला, मानव जनसंख्या में जो निरंतर बढ़ोतरी हो रही है उसके कारण जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो सीमित हैं और उनके कम होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारा पर्यावरण अब खतरे पर है। आने वाले समय में हमें एक असुरक्षित जीवन जीना पड़ सकता है जब प्राकृतिक संसाधन सभी जनसंख्या के लिए उपलब्ध ना हो पाए। अत्यधिक जनसंख्या हर जगह पाई जा रही है, परंतु भारत और चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। इस प्रकार जनसंख्या के अधिक होने से दोनों ही देशों में बहुत भीड़ पाई जाती है। पृथ्वी इस समय जनसंख्या के कारण एक नकारात्मक प्रभाव के दौर से गुजर रही है। अधिक जनसंख्या के कारण अनेक हैं। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण निम्नलिखित है। पहला, कृषि में बढ़ोतरी। तो जब से हमने हरित क्रांति शुरू करी है, देश में उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर, कीटनाशक पदार्थ यानी कि पेस्टिसाइड्स की निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि केमिकल्स यूज करने से और अच्छे क्वालिटी के सीड्स यूज करने से कृषि पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है, यानी कि कृषि हमेशा बढ़ रहा है, उत्पाद हमारा बढ़ रहा है। तो जितना ज्यादा कृषि का उत्पाद होगा उतनी ही ज्यादा जनसंख्या होगी। दूसरा ये कि अस्पताल में आजकल अत्यधिक सुविधा दी जाती है जिसके कारण मृत्यु दर में गिरावट देखने को मिल रही है। विज्ञान के कारण आजकल हर किसी के पास अत्यधिक उत्पाद हैं और जरूरतों का सामान है और इसीलिए जीवन एक अच्छा गुजर रहा है लोगों का। परंतु इसका एक नकारात्मक प्रभाव यह पड़ रहा है कि इस विज्ञान के कारण आज जनसंख्या अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। चौथा ये कि जनसंख्या बढ़ने का एक कारण अशिक्षा भी है। लोगों में कम जागरूकता है कि जनसंख्या वृद्धि से उनके अपने शरीर पर और जीवन पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। अधिक जनसंख्या का बहुत प्रभाव पड़ सकता है। पहला, जितनी जनसंख्या होगी उतने ही पेड़ काटे जाएंगे। दूसरी बात ये कि जितनी जनसंख्या होगी उतनी जैव विविधता में कमी होगी, क्योंकि निरंतर जंगलों को कृषि क्षेत्र में कन्वर्ट किया जाएगा, जंगलों को घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इस चक्कर में बहुत पेड़ कट सकते हैं। पेड़ों के साथ साथ जीव जंतु भी विलुप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा ये कि जनसंख्या के बढ़ने से हमें शहरीकरण करना पड़ेगा। शहरीकरण करने से अब ये एक क्वेश्चन है कि क्या सभी को साफ पानी उपलब्ध हो पाएगा, साफ जगह उपलब्ध हो पाएगी। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो ऐसी समस्या का होना निरंतर देखा जा सकता है। चौथा ये कि जनसंख्या का प्रभाव उद्योगीकरण पे भी होगा। जितनी ज्यादा लोग पृथ्वी पे होंगे उतने ही उनकी डिमांड होगी सामानों के लिए और हमें अनेक प्रकार के उद्योग खोलने पड़ेंगे। उद्योगों के कारण धुआं, प्रदूषण जैसी समस्या और उत्पन्न हो सकती है। चौथा, अधिक जनसंख्या के होने के कारण भूमि खराब भी हो सकती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भूमि को और जंगलों को काटा जा सकता है। जंगलों के कटने से जो सॉइल इरोजन जैसी समस्याएं हैं वो ज्यादा उत्पन्न होंगी। साथ ही साथ मिट्टी का नमक ज्यादा बढ़ जाएगा और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जो फसल है वो उगी ना पाए, यानी कि भूमि अपनी उपजाऊ क्षमता खो दे। फिर जनसंख्या बढ़ने का एक प्रभाव कूड़े पे भी पड़ेगा। कूड़ा अत्यधिक होने की संभावना बढ़ जाती है। जनसंख्या के अधिक होने से यह भी मुमकिन नहीं होगा कि सबको साफ पानी मिल पाए। साफ पानी के स्रोत हमारे पास वैसे ही बहुत सीमित हैं और जो हमारा साफ पानी है वो ज्यादातर नदियों या भूमि जल के रूप में है। उनमें से भी हमने काफी तो पानी पहले ही प्रदूषित कर दिया है, इसलिए अत्यधिक जनसंख्या का प्रभाव साफ पानी की उपलब्धता पर भी पड़ेगा। जितने ज्यादा लोग इस पृथ्वी पे होंगे उतना ही अधिक प्रदूषण होने की संभावना है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे वो उतना ही वाहन और उद्योग और अधिक चीजों पर अपनी मांग रखेंगे।
जिसके कारण प्रदूषण हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि से जलवायु परिवर्तन के और अत्यधिक प्रभाव होने का भी असर देखा जा सकता है। इससे जो जलवायु परिवर्तन है वो और प्रबल होगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही वाहन और ईंधन का दहन होगा और इससे जलवायु परिवर्तन पर असर पड़ेगा। फिर जनसंख्या के बढ़ने से लोगों की आर्थिक क्षमता पर भी असर पड़ेगा। अब हर इंसान अगर गंदे या प्रदूषित जीवन को जिएगा तो उसका उत्पाद या उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और इससे देश की आर्थिक उन्नति पर भी असर पड़ सकता है। तो जनसंख्या के बढ़ने के अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव होंगे। हम जनसंख्या को निम्नलिखित मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि शादी की आयु को फिक्स करके। अगर इस आयु दर यानी कि जो गर्ल्स की फिक्स करी गई एज 18 साल और मेल्स की फिक्स करी गई एज 21 साल में से पहले अगर शादी होती है तो जनसंख्या के और बढ़ने की संभावना होगी। तो हमें चाहिए कि ये जो कानून है शादी की आयु के ऊपर उसको ठीक प्रकार से फॉलो किया जाए। फिर दूसरा ये कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सही शिक्षा देना भी जरूरी है। शिक्षा के मिलते ही लोगों में जागरूकता फैलती है और वो जनसंख्या को कम रखते हैं। तीसरा ये कि अधिक रोजगार होगा तो जीवन जीने की अच्छे शैली लोगों की होगी, साथ ही साथ उन्हें अपनी शिक्षा पर भी खर्च करने के लिए अवसर मिल पाएगा। अच्छी शिक्षा और अच्छे रोजगार के में देखा जाता है कि लोग कम बच्चे करते हैं। फिर परिवार नियोजन जैसी चीजों का भी जानकारी लोगों को देनी चाहिए। फिर कम परिवार वाले सदस्यों को सहायता मिलनी चाहिए, यानी कि अगर किसी परिवार में कम सदस्य हैं उन्हें टैक्स में छूट या जल्दी प्रमोशन जैसी स्कीम्स का फायदा भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट है कि हम अपने द्वारा कितना कार्बन पर्यावरण में निकाल रहे हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ है किसी संस्थान, व्यक्ति या उत्पाद के द्वारा निकाला गया कुल कार्बन उत्सर्जन। सो ये जो कार्बन उत्सर्जन है ये कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में होता है। यानी कि अगर हम अपने जीवन शैली के बारे में सोचें तो हमें पता चलेगा कि हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रहे हैं। जैसे कि क्या हम अपना पर्सनल व्हीकल या कार लेकर कॉलेज जाते हैं तो इसका मतलब हम धुआं पर्यावरण में ज्यादा कर रहे हैं। वहीं दूसरी प्रकार अगर हम मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे प्रदूषण कम होता है। हम ये भी देख सकते हैं कि हम किस प्रकार के फल खा रहे हैं। अगर हम लोकल यानी कि आसपास से लाए गए फलों को खा रहे हैं तो उनको लाने में जो ईंधन है वो कम लगा होगा और हमारा इस तरीके से कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। परंतु अगर हम ज्यादातर एक्सोटिक फ्रूट्स खाते हैं यानी कि विदेशों से लाए गए फलों को खाते हैं तो उसमें तो एरोप्लेन्स या शिप्स की मदद से वो फल लाए गए होंगे और इससे फ्यूल जो ईंधन बर्न हुआ होगा वो ज्यादा हुआ होगा और हम कह सकते हैं कि जो कार्बन फुटप्रिंट है वो ज्यादा होगा। तो कार्बन फुटप्रिंट को आंकलन किया जाता है। ये किसी भी संस्थान के लेवल पे भी कर सकते हैं, व्यक्ति के लेवल पे या उत्पाद के लेवल पे कर सकते हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की आवश्यकता है और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए अनेक मेथड हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि अपनी जीवन शैली के बारे में गहन अध्ययन करना। दूसरा, हमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, अपने घरों में जो इलेक्ट्रिक सेविंग अप्लायंसेस हैं, जो बिजली कम खपत करते हैं, ऐसे यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। कारखानों को भी सरकार ने एक फायदा दिया हुआ है। अगर कोई कारखाना कार्बन डाइऑक्साइड कम करता है तो उसको एक क्रेडिट दिया जाता है जिसे बोलते हैं हम कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन क्रेडिट से वो जो कारखाना है उसको पैसा भी मिल पाएगा। तो कार्बन फुटप्रिंट एक तरीके से हमारे द्वारा निकाला गया कार्बन है और इसको कम करने के लिए हमें अपनी जीवन शैली को बदलने की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट है पुनर्वास और पुनर्स्थापन से जुड़ी समस्याएं। तो जब भी कोई विकास कार्य होता है, जैसे बड़े बांध बनाए जाते हैं या खनन प्रक्रिया होती है, तो उसमें देश का तो विकास होता है, परंतु जो आदिवासी समुदाय हैं या जो गांव के लोग हैं उनको बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। अक्सर ये देखा जाता है कि विकास कार्यों के चक्कर में जो लोकल या स्थानीय निवासी हैं उन्हें अपना घर छोड़कर दूर स्थान पर विस्थापित होना पड़ता है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन के 3 मेन कारण हैं। पहला बांध परियोजना, दूसरा खनन प्रक्रिया और तीसरा राष्ट्रीय उद्यान का बनना। बांध के बनने से हमारे देश में अत्यधिक पुनर्वास और पुनर्स्थापन की समस्या उत्पन्न हुई है। जैसे कि
सरदार सरोवर जो परियोजना थी उसके अंतर्गत 30 बड़े, 135 मध्यम और 3000 छोटे बांध बनाकर नर्मदा के जल से बिजली का उत्पादन करने की मांग रखी गई। तो जब ये गुजरात के सरदार सरोवर बांध की निर्माण हुआ तो उस समय ये पता था कि काफी गांव डूबेंगे, क्योंकि किसी बांध को बनाने के लिए हमें एक बड़ा रिजर्वॉयर तैयार करना पड़ता है। उस चक्कर में अनेक जंगलों की कटाई होती है और ताकि कोई बाढ़ में या किसी और संकट में आसपास ना डूब पाए तो हमें लोगों को विस्थापित भी करना पड़ता है। सिर्फ सरदार सरोवर बांध की बात करें तो इस बांध के वजह से 570 लगभग गांव डूब जाने की संभावना थी और उन्हें विस्थापित करना पड़ा। इन गांव में 3 लाख लोग थे जिन्हें अपना घर छोड़कर दूर जगह जाकर बसना पड़ा। खनन से भी पुनर्वास और पुनर्स्थापन की समस्या उत्पन्न होती है। झारखंड में एक झारिया कोलफील्ड है, कोल माइन है, जहां से कोयला निकाला जाता है, परंतु कोयला आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। इसीलिए जो वहां के स्थानीय लोग थे उनको क्षेत्र खाली करने के लिए कहा गया, क्योंकि निरंतर भूमिगत आग वहां पर लग रही थी। इस पुनर्वास की वजह से 3 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा था। ये भी एक प्रभाव है जो हम देख रहे हैं कि खनन प्रक्रिया से भी पुनर्वास और पुनर्स्थापन की उत्पन्न हो सकती है स्थिति। 1976 से लेकर अब तक करीब 115 करोड़ आग बुझाने के लिए सरकार ने लगाए हैं, परंतु समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। पुनर्वास और पुनर्स्थापन की समस्या राष्ट्रीय उद्यान के बनने से भी होती है। जैसे कि केरल में जब वायनाड वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया तब वहां के करीब 50,000 परिवारों को विस्थापित होना पड़ा और 2003 तक सिर्फ 840 परिवारों को ही जमीन दी गई है। बाकी सब लोगों को जमीन नहीं दी गई और इस चक्कर में 2003 में वायनाड के जो आदिवासी समुदाय थे या स्थानीय निवासी थे उनको बहुत आक्रोश हुआ और वो जंगल में घुसकर पेड़ों को काटने लगे, झोपड़ियां बनाने लग गए, कुएं खोदने लग गए और इससे वन अधिकारी और गांव वालों में बहुत बड़ी मुठभेड़ भी हुई। तो यानी कि विकास परियोजना से अत्यधिक पुनर्वास और पुनर्स्थापन की स्थिति देखी जाती है। अब जो लोग विस्थापित होते हैं उनके जीवन में बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपनी घर, भूमि, रोजगार सब छोड़कर एक नई जगह जाना पड़ता है। परिवार टूट जाते हैं, संपूर्ण सभ्यता का नाश हो जाता है, हर एक समुदाय का अपना जो नृत्य है, संगीत है, वो खत्म हो जाता है। मानव और प्रकृति का नाता टूट जाता है और मानव और उसकी जानकारी, उसकी जो अत्यंत वनस्पति वन्य जीवों की जानकारी है वो भी विलुप्त हो जाती है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन हमारे देश में अनेक बार देखा गया है। तो जो लोग विस्थापित होते हैं उनको नेशनल रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2007 के अंतर्गत कंपनसेशन यानी कि मुआवजा, फिजिकल रिहैबिलिटेशन यानी कि कोई अलग घर, इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन यानी कि आर्थिक मदद और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एक जहां भी वो लोग जाते हैं उनको वहां पर हॉस्पिटल, रोड्स आदि की सुविधा दी जाती है। परंतु फिर भी हम देखते हैं कि पुनर्वास और पुनर्स्थापन की एक बहुत बड़ी देश के सामने चुनौती है। अगर सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो वहां पर जितने लोगों की भूमि डूबी थी उन सभी को कम से कम 2 हेक्टेयर की भूमि देने का वादा किया गया था, परंतु अनेक लोग ऐसे थे जो भूमिहीन थे, उनके पास भूमि ग्रहण या भूमि होने का कोई पत्र नहीं था या डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट रिकॉर्ड नहीं था। तो जो भूमिहीन लोग थे और विस्थापित हुए थे उनकी समस्या जो की त्यों बनी रही, उनको ना तो कोई घर मिला और ना ही रहने का कोई निवास मिला। अब जो गुजरात के 20 गांव डूबे हुए थे उनके लोगों को अलग अलग स्थान पर पुनर्स्थापित किया गया। तो जो संयुक्त परिवार थे वो भी टूट गए और इसका सीधा प्रभाव उनके सामाजिक जीवन पर पड़ा। इस चैप्टर का अगला भाग है पर्यावरणीय आंदोलन। पहला, राजस्थान का बिश्नोई समुदाय। राजस्थान का जो बिश्नोई समुदाय है वो बहुत समय से गुरु जंबाजी महाराज के 29 प्रिंसिपल्स को मानता है। गुरु जंबाजी महाराज 1400 एडी में थे
और इन्होंने नोटिस किया था कि राजस्थान में जो सूखा है उसकी समस्या कहीं ना कहीं पेड़ों के कटने से जुड़ी हुई है। तब गुरु जम्बाजी महाराज ने 29 प्रिंसिपल्स लिखे, जिनके अंतर्गत लोगों को जागरूक किया कि वो पर्यावरण, जीव जंतु और सभी प्रकृति को सम्मान दें। तब से लेके अब तक बिश्नोई कम्युनिटी गुरु महाराज जम्बाजी के 29 प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। 1700 एडी के टाइम में राजस्थान के जो जोधपुर राजा थे, उन्होंने अपना एक ऑर्डर दिया कि सारे पेड़ों को काटकर वहां पे स्थान पर महल बनाया जाएगा। तो जब ये पेड़ कटने के बाद उत्पन्न हुई तो अमृता देवी सबसे प्रमुख लेडी के रूप में आई और उन्होंने जो पेड़ थे उन्हें हक किया। पेड़ों से चिपककर, पेड़ों से लपककर उन्होंने पेड़ों को कटने से बचा लिया, परंतु अपनी बलिदान दे दिया। इस चक्कर में अमृता देवी की जान चली गई। यही नहीं, 360 अन्य महिलाओं की भी इस पूरे टाइम में जान गई। राजस्थान का जो बिश्नोई समुदाय है उसने अभी कुछ साल पहले ही बड़े बड़े फिल्म स्टारों के खिलाफ एक केस दर्ज कराया था। यह जो केस था ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत फाइल किया गया था। तो राजस्थान के बिश्नोई कम्युनिटी ने जब देखा कि उनके जंगलों के चिंकारा और ब्लैकबक नाम के कुछ जीव मारे गए हैं, शिकार किए गए हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फिल्म स्टार्स के अगेंस्ट ये केस फाइल किया। तो बिश्नोई समुदाय अभी भी राजस्थान का बहुत सक्रिय समुदाय है और निरंतर रूप से पर्यावरण को बचाने के लिए अपना योगदान दे रहा है। दूसरा पर्यावरणीय आंदोलन है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन अभी के उत्तराखंड एरिया में शुरू हुआ था। यह गांधी जी के फिलॉसफी यानी कि नॉन वायलेंस फिलॉसफी पर आधारित था। इस मूवमेंट में जो गांववासी थे उन्होंने पेड़ों से चिपककर पेड़ों को कटने से बचा लिया। तो यह देखा जा रहा था कि उत्तराखंड में निरंतर रैपिड डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई चल रही थी। कुछ तो ये पेड़ों की कटाई रोड बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए करी जा रही थी और कुछ कंपनीज को मुनाफा देने के लिए भी हो रहा था। अब ये देखा गया कि जो अलकनंदा नदी है वहां पर जब बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई हुई तो 1970 में वहां पर एक बहुत बड़ी बाढ़ आई। तो लोगों जो वहां के स्थानीय निवासी थे उनको पता था कि पेड़ों के कटने से अनेक समस्या उत्पन्न हो रही हैं। पेड़ों के कटने से बाढ़ आ रही है, पेड़ों के कटने से उन्हें दूर जंगलों में जाकर अपनी लकड़ियां कलेक्ट करना पड़ रहा है, पेड़ों के कटने से वहां पे पानी की कमी महसूस हो रही थी। तो लोकल जो लोग थे यानी कि जो स्थानीय निवासी थे उन्हें सरकार ने कोई भी जंगल से रिसोर्स लेने का हक नहीं दे रखा था, बल्कि उन पे बहुत सारे प्रतिबंध थे। वो किसी प्रकार से जंगल की लकड़ी नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, उन्हें दूर जाकर लकड़ियां लेनी पड़ती थी। वहीं एक छोटा सा वहां पे एक इंडस्ट्री थी जिसका नाम था दशौली ग्राम स्वराज मंडल। ये जो कारखाना था इसको भी पेड़ों की जरूरत थी, परंतु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन्हें पेड़ देने से साफ इनकार कर दिया। वहीं लोगों ने देखा कि उन्हें तो जंगल की संसाधन को इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, परंतु जो विदेशी कंपनियां हैं या और जो कंपनियां हैं वो वहां पर आकर पेड़ों की कटाई कर रही है। तो उत्तराखंड में ही साइमन कंपनी थी जो स्पोर्ट्स गुड कंपनी यानी कि बैट बॉल बनाने वाली कंपनी थी, उसे सरकार ने अनुमति दी पेड़ काटने की। तो इससे लोग बहुत ही आक्रोशित हुए। लोगों को लगा कि उनके हक छीने जा रहे हैं, उनके हक के जगह जो विदेशी कंपनी है उन्हें वहां पर पेड़ों की कटाई की अनुमति क्यों मिल रही है। तो चिपको आंदोलन में सीपी भट्ट यानी कि चंदी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रमुख रोल प्ले किया। तो सीपी भट्ट ने तो ये जो दशौली ग्राम स्वराज सभा थी उसके ये अधिकारी थे और उन्होंने जो लोगों को जागरूक किया कि पेड़ों की कटाई से बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। गौरा देवी वहां की स्थानीय महिला थी, उन्होंने सारी महिलाओं को एकत्रित करके पेड़ों को चिपकने के लिए कहा पेड़ों से, ताकि पेड़ बच पाए। सुंदरलाल बहुगुणा महात्मा गांधी की फिलॉसफी से प्रभावित थे और उन्होंने नॉन वायलेंस यानी कि बिना किसी हिंसा के आंदोलन को चलाने की बात रखी। यही नहीं, सुंदरलाल बहुगुणा ने पूरे उत्तराखंड में पैदल चलकर लोगों को जगह जगह जाकर जागरूकता बताई। तो चिपको आंदोलन की वजह से उत्तराखंड के अनेक पेड़ कटने से बच गए। उस समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने
उत्तराखंड के जंगलों को काटने पर 10 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। एपिको आंदोलन। चिपको आंदोलन से प्रभावित होकर एपिको आंदोलन शुरू हुआ था दक्षिण भारत में। तो यह आंदोलन 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ था। तो कर्नाटका का जो उत्तर कन्नड़ा जो क्षेत्र था, वहां पर निरंतर पेड़ों की कटाई हो रही थी। तो ये जो आंदोलन था, ये 34 दिन तक चलता रहा। और ये आंदोलन इसलिए चलाया गया क्योंकि लोगों को लगा कि उनके आसपास के जो जंगल हैं वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। तो वो आंदोलन में जोर शोर से लग गए। लोगों को लगा कि उनके पेड़ कट रहे हैं और जो जंगल हैं वो मतलब खत्म होते जा रहे हैं। तो सितंबर 1983 में अनेक गांवों के लोगों ने और महिलाओं ने पास के जंगल तक 5 मील की यात्रा करके वहां के पेड़ों को गले लगाया। चिपको आंदोलन दक्षिण भारत में पर्यावरण चेतना का स्रोत बना और लोगों में पर्यावरण को बचाने की बात उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर भी जैसे चिपको आंदोलन में देखा गया है कि स्थानीय लोग अपने अधिकारों से वंचित थे, वहीं यहाँ पर भी दक्षिण भारत के जो लोग थे उन्हें संसाधनों को, जंगल के संसाधनों को प्रयोग करने पर अनुमति या प्रतिबंध लगा हुआ था। वहीं व्यवसाय के हितों के लिए जो जंगल थे वो कटते जा रहे थे और इसीलिए ये आंदोलन, एपिको आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू हुआ। इस आंदोलन के 3 प्रमुख विषय थे। पहला, मौजूदा वन क्षेत्र का संरक्षण करना। दूसरा, खाली भूमि पर वृक्षारोपण करना। और तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात को सदुपयोग करना। यानी कि इस आंदोलन में अत्यधिक वन लगाए गए, मौजूदा वन को बचाया गया, खाली भूमि पर पेड़ लगाए गए और जितने भी प्राकृतिक संसाधन इस्तेमाल होते हैं उन्हें सही प्रकार से इस्तेमाल करने की बात हुई। तीसरा आंदोलन है साइलेंट वैली आंदोलन। साइलेंट वैली आंदोलन केरला के क्षेत्र में शुरू हुआ था। साइलेंट वैली एक जगह है केरला में और केरला बहुत ही सुंदर जगह है और साथ ही साथ प्रजातियों से भरा हुआ राज्य है। तो ये जो घाटी है ये 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और जैव विविधता के लिए मशहूर है। 1980 में केरल की नदी कुंतीपुंज पर एक परियोजना के तहत 200 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए एक बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। परंतु जब ये प्रस्ताव रखा गया तो वहां के जो वैज्ञानिक थे, पर्यावरण कार्यकर्ता थे और स्थानीय लोग थे, वो बहुत आक्रोशित हुए। उन्हें लगा कि ऐसा बांध बनाने से वहां के जो जीव हैं, वहां की जो जैव विविधता है वो समाप्त हो जाएगी। तो विशेष फूल पौधे लुप्त होने के खतरा वहां पर बरकरार था। तो जो राज्य सरकार है वो परियोजना को किसी भी परिस्थिति में संपन्न करना चाहती थी। परंतु जब इतना विवाद उठा तो इंदिरा गांधी, जो हमारी उस टाइम की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने केरला सरकार को इस योजना को स्थगित करने के लिए कहा गया। इसके बाद 1984 में साइलेंट वैली एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दी गई है। अब इस साइलेंट वैली को पूरी कानूनी सुरक्षा मिली हुई है और कोई भी गैर कानूनी गतिविधि जैसे शिकार इत्यादि पर यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। साइलेंट वैली को जो आंदोलन है उसमें रोमुलस व्हिटेकर ने प्रमुख रोल प्ले किया था। रोमुलस व्हिटेकर मद्रास स्नेक पार्क और मद्रास क्रोकोडाइल बैंक के भी स्थापक हैं। इन्होंने ही जन जागरूकता फैलाई कि साइलेंट वैली पे अगर बांध बनेगा तो वहां की इकोलॉजी, पर्यावरण, जंगल, जानवर सब नष्ट हो जाएंगे और सब पर खतरा मंडराएगा। तो लोगों ने रोमुलस व्हिटेकर की बात मानकर पूर्ण रूप से जागरूकता फैलाई और केरला शास्त्रीय साहित्य परिषद की स्थापना करी। इस परिषद ने फिर वहां पर एक मास मूवमेंट यानी कि बड़ा आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में सुगाता कुमारी नाम की कवित्री भी शामिल हुई। इसके बाद इतने बड़े आंदोलन को देखते हुए ये जो बांध परियोजना थी उसको वापस लिया गया और उस क्षेत्र को, साइलेंट वैली एरिया को 1985 में साइलेंट वैली नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में तब्दील कर दिया गया। उस समय के राजीव गांधी, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साइलेंट वैली नेशनल पार्क का उद्घाटन भी किया। पर्यावरण आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन।
नर्मदा नदी 3 राज्यों के बीच में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इस नदी पर बड़े समय से बांध बनाने की परियोजना सोची जा रही थी, परंतु तीनों ही राज्य किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे। इसलिए वहां पर नर्मदा ट्रिब्यूनल का एक गठन किया गया 1968 में। इस ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला 1979 में सुनाया और फैसले के अंतर्गत यह बताया कि यहां पर यानी कि नर्मदा नदी पर 300 बांध, बड़े बड़े बांध बनेंगे और बहुत सारे छोटे बांध भी बनाए जाएंगे। जब यह प्रस्ताव सामने आया तो सरदार सरोवर बांध को गुजरात में बनाने की बात हुई। इस परियोजना या इस जो निर्णय है, इसके आते ही वहां के लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो सरदार सरोवर बांध को 1978 में पूरे निर्माण की अनुमति मिल गई थी। इस परियोजना को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक नाम की संस्थान ने भी पैसा देने की और आर्थिक सहायता प्रदान करने की अनुमति भी दे दी थी। परंतु यह साफ था कि अगर ये सरदार सरोवर बांध बनता है तो इससे करीब 1 मिलियन लोग प्रभावित होंगे, उन्हें घर छोड़कर वहां से जाना पड़ेगा और विस्थापित होना पड़ेगा। इससे यह भी साफ था कि लगभग 3.5 लाख जंगल खत्म होंगे और 2 लाख कृषि क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। मेधा पाटकर ने यह मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। और इस आंदोलन में मेधा पाटकर और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बात रखी ट्राइबल राइट्स की, यानी कि आदिवासियों के हक की। उनका मानना था कि इस परियोजना के अंतर्गत अत्यधिक विस्थापन होगा और विस्थापित होने वाले लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनके पास कुछ पूर्ण भूमि प्रमाण पत्र नहीं है। तो विस्थापित होने वालों की संख्या ज्यादा है और मुआवजा पाने वालों की संख्या है बहुत कम। इस आंदोलन के माध्यम से एक प्रश्न यह भी उठा कि क्या हम डेवलपमेंट करें, क्या हम विकास करें पर्यावरण को बर्बाद करके। साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पूरे सरदार सरोवर बांध के पुनर्स्थापन, पुनर्वास के नियम कानूनों को भी प्रश्न किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन में एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली गई जिसको बोला जाता है जन विकास संघर्ष यात्रा। यह यात्रा 1990 में शुरू हुई। इसमें लगभग 6000 लोग जुड़े और उन्होंने मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक पैरों से चलकर एक मार्च निकाला। इन सब के कारण, नर्मदा बचाओ के आंदोलन के कारण वर्ल्ड बैंक पर बहुत प्रेशर पड़ा और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फंड करने से बाद में मंजूरी नहीं दी। बाद में जो एक्टिविस्ट थे यानी कि जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने बोला कि अगर बांध बनाना है तो उसे कम ऊंचाई का बनाना चाहिए, लगभग 88 मीटर का बनाना चाहिए। परंतु सरकार के अनुसार इस बांध की जो हाइट थी, ऊंचाई थी, वो थी 130 मीटर। तो इसको लेकर भी बहुत विवाद हुआ। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक सही मूवमेंट है, सक्सेसफुल मूवमेंट है, क्योंकि इसके बाद ही वर्ल्ड बैंक ने पैसा देने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने भी कम हाइट का एक बांध बनाने पर मंजूरी दी। तो जो सरदार सरोवर बांध की हाइट थी वो यह तय हुई थी कि इस बांध को 90 मीटर ऊंचाई पर बनाया जाएगा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ने जन जागरूकता फैलाई पर्यावरण समस्याओं को लेकर, साथ ही साथ आदिवासियों के हक की भी बात करी। अब ये बांध बनकर तो तैयार है, परंतु नर्मदा बचाओ आंदोलन ने बहुत सारे मुद्दों पर राष्ट्र में जन जागरूकता फैलाने का काम किया है। पर्यावरण न्याय यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो हमारे देश में लोगों के पास पर्यावरण न्याय की समृद्ध सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। तो हमारे तो वेद पुराणों में भी लिखा है कि पर्यावरण बचाकर रखना चाहिए, परंतु विडंबना यह है कि इतना समृद्ध विरासत के बाद भी हमारा जो भारत है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित राष्ट्र में जाना जाता है। तो आधुनिकीकरण के कारण अनेक पर्यावरण समस्या उत्पन्न हुई हैं और इसीलिए बहुत सारे पर्यावरण आंदोलन चलाए गए हैं जो पर्यावरण न्याय की बात रखते हैं। पर्यावरण न्याय का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले रॉबर्ट डी कुलर्ड, जो अमेरिका के नागरिक थे, उन्होंने अपने सामने रखा। तो बात ये थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ह्यूस्टन में एक ऐतिहासिक कचरा विवाद हुआ था,
तो 1982 में अमेरिका के वॉरेन काउंटी पीसीबी लैंडफिल में बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा फैला था और इसीलिए पर्यावरण न्याय की वहां से शुरुआत हुई थी। तो पर्यावरण न्याय के अनुसार पर्यावरण न्याय धरती की पवित्रता को, पारिस्थितिक एकता को और प्रजातियों को विनाश से मुक्त करने के लिए अधिकार देता है। पर्यावरण न्याय की मांग है कि सार्वजनिक नीति सभी लोगों के लिए आपसी सम्मान और न्याय पर आधारित हो, किसी भेदभाव से मुक्त हो। फिर तीसरा ये कि पर्यावरण न्याय मानव और अन्य जीवों में एक तरीके का संतुलन पैदा करने की बात रखता है। पर्यावरण न्याय सभी लोगों के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मौलिक अधिकारों की पुष्टि करता है। पर्यावरण न्याय सभी प्रकार के खतरनाक पदार्थों को रोकने की मांग करता है। पर्यावरण न्याय के अनुसार जो पीड़ित लोग हैं, अगर कहीं पर अन्याय है पर्यावरण का, या कोई बीमारी हो रही है पर्यावरण में, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनके अधिकारों की भी रक्षा करता है। पर्यावरण न्याय बहुराष्ट्रीय निगमों में विनाशकारी संचालन का विरोध करता है और जो इसमें यह भी लिखा है कि जो पर्यावरण न्याय है वो अभी की पीढ़ी को पूरी तरीके से शिक्षा देने की भी बात करता है। तो पर्यावरण न्याय बहुत जरूरी है। हमारे देश में पर्यावरण न्याय के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण बनाया गया, जिसको बोलते हैं हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में हुई थी और इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्गत सभी पर्यावरण से जुड़े मुद्दे 6 महीने के अंदर सुलझाए जाते हैं। इसकी 5 ब्रांचेस हैं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल और पुणे। और इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक चेयरपर्सन होते हैं जिनको केंद्र सरकार बनाती है, अपॉइंट करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशंस पर। दूसरा ये कि इस एनजीटी से 10 से 20 जुडिशियल मेंबर भी जुड़े होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स भी जुड़े होते हैं और इन जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर्स को सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट करती है। तो जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2010 में इसकी स्थापना हुई और कई सारे जगह ये है जैसे कि दिल्ली, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। तो अगर किसी को भी पर्यावरण से जुड़ा कोई अन्याय हो रहा है तो वो अपनी बात राष्ट्रीय हरित अधिकरण में रख सकते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कई सारे फैसले सुनाए हैं, जैसे पहला कि एनजीटी ने केंद्र सरकार से दिल्ली में होकर यूपी में बहने वाली जो नदी है उसके तटीय इलाकों को संरक्षित करने की घोषणा करी। तो अगर कोई यमुना में या यमुना के तटीय इलाकों पे प्रदूषण करता है या दंड के योग्य माना जाएगा। दूसरा ये कि छत्तीसगढ़ में कई सारे वनों में यूपी सरकार द्वारा कोयले की खनन की जा रही थी और इसीलिए एनजीटी ने ऐसी कोयलों को निरस्त किया। फिर जो राजधानी में बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, इसीलिए राजधानी के प्रदूषण नियंत्रण के लिए 10 वर्ष से पुराने सभी व्हीकलों को और गाड़ियों को बंद किया गया। फिर चौथा आदेश एनजीटी ने यह सुनाया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में कारखानों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। रेत खनन पर भी एनजीटी ने रोक लगाई और साथ ही साथ जो हमारी यमुना है उसमें एक विश्व संस्कृति महोत्सव हुआ था 2017 में, जिससे यमुना बहुत प्रदूषित हुई थी और इसी के खिलाफ 5 करोड़ का भी जुर्माना लगाया गया। एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण बहुत सही काम कर रहा है, बट अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ समस्याएं हैं जिनको सुलझाने की जरूरत है। पहला ये कि अभी हमारे पास सिर्फ 5 ब्रांचेस हैं और ट्रिब्यूनल की ब्रांचेस को और बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा चैलेंज ये है कि यहाँ पर पर्यावरण के केस निरंतर बढ़ रहे हैं और स्टाफ यहाँ पर थोड़ा कम है। दूसरा पॉइंट ये कि जो फाइन लगाया जाता है उसकी एक रूपरेखा ठीक रूप से तैयार करनी चाहिए। केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार दोनों को एनजीटी को समर्थन देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये कि जो केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होते हैं या स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होते हैं वो कई बार बहुत धीरे धीरे काम करते हैं और इसीलिए जो एनजीटी का निर्णय है वो बहुत दिनों में आता है। तो इन स्टेट बोर्ड्स को भी जल्दी काम करना चाहिए और जल्दी प्रदूषण तत्वों की जांच रिपोर्ट देकर ट्रिब्यूनल को सौंपनी चाहिए ताकि ट्रिब्यूनल सही निर्णय ठीक समय पर ले पाए। फिर जरूरत यह भी है कि हम एनजीटी की थोड़ी पावर बढ़ाएं। तो एनजीटी पर्यावरण सुधार के लिए बहुत जरूरी काम कर रही है और सभी को पर्यावरण न्याय देने के लिए एक बहुत सक्रिय संस्थान है। दिल्ली में सीएनजी। हमारी दिल्ली 20 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में गिनी जाती है। तो
तो प्रदूषण को रोकने के लिए जुलाई 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं जैसे कि बस, ऑटो एटसेट्रा, उन सभी में सीएनजी अनिवार्य होगा। सीएनजी के कुछ फायदे हैं कि इसको हम ठीक से स्टोर कर सकते हैं, इसको हम कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और इससे प्रदूषण भी कम होता है। परंतु सीएनजी की कुछ कमियां भी हैं। कमियां ये कि हमें सीएनजी फ्यूलिंग पंप, जहां पर सीएनजी भरी जाती है, उनको हमारे देश में बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये कि सीएनजी किट लगाने के लिए एक जगह चाहिए। तो कार या किसी भी वाहन में जब सीएनजी किट लगाई जाती है तो उससे ज्यादा स्पेस चाहिए होती है। तो सीएनजी के लागू होते ही दिल्ली में प्रदूषण में कमी देखने को मिली है। स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया और मुख्य इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये महात्मा गांधी के जो विजन था साफ सुथरे भारत का, उसको सक्रिय करने के लिए और उसको साक्षर करने के लिए बनाया गया। इस अभियान की नीति मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने बनाई और इसके अंतर्गत सैनिटेशन फैसिलिटी यानी कि टॉयलेट्स बनाने की बात हुई, साफ पानी लोगों को देने की बात हुई, कूड़े कचरे को कम करने की बात हुई और कंट्री को ओपन डिफिकेशन फ्री बनाने की भी बात हुई। वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण योजनाएं। पहली योजना जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने शुरू करी थी वो है राष्ट्रीय पर्यावरण जन जागरण अभियान। इस पर्यावरण जन जागरण अभियान के तहत देश भर के सभी लोगों को पर्यावरण से जानकारी दी जाती है, पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट रीजनल रिसोर्स एजेंसीज, मतलब वहां की स्थानीय एजेंसीज के साथ मिलकर और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर जन जागरूकता का अभियान चलाती हैं। कई बार लोगों को जागरूक किया जाता है कैंपेन चलाकर, कई बार लेक्चर और सेमिनार्स कंडक्ट कराकर। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक और स्कीम शुरू करी थी 2001 में, जिसका नाम है राष्ट्रीय हरित क्रॉप। तो राष्ट्रीय हरित क्रॉप को हम बोलते हैं इको क्लब प्रोग्राम। इसके अंतर्गत देश भर के 1,20,000 स्कूलों में बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के लिए मोटिवेट करने के लिए इको क्लब खोले गए और इको क्लब में स्कूली बच्चे कई प्रकार की गतिविधियां करते हैं, जैसे कि पेड़ लगाना या रैलीज ऑर्गेनाइज करना, लेक्चर करना। तो हरित क्रॉप का मेन मकसद है बच्चों को पर्यावरण की जानकारी देना, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए सही एटीट्यूड डेवलप करना। दूसरा ये कि बच्चों को सेंसिटाइज किया जाता है, बताया जाता है पर्यावरण के बारे में फील्ड विजिट के द्वारा। तो बच्चों को साफ जगह जैसे कि जंगल या प्रदूषित जगह पर लेकर जाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि इस हरित क्रॉप के अंतर्गत लोगों को और बच्चों को स्पेशली सही निर्णय लेने की बात रखी गई है। तो बच्चों को बताया जाता है, लॉजिकल रीजनिंग दी जाती है कि उनके पर्यावरण के लिए क्या सही निर्णय होगा और साथ ही साथ बच्चों को एक्शन प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व किया जाता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि कंजर्वेशन पर या पर्यावरण संरक्षण पर आधारित हों। नेशनल ग्रीन कॉप की एक कमेटी है जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। तो पूरी निर्णय प्रणाली नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के थ्रू होती है। ये आदेश अपने स्टेट स्टीयरिंग कमेटी को देते हैं। फिर इको क्लब प्रोग्राम्स को लेकर डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी है जो कि डायरेक्टली स्कूल में टीचर इंचार्ज से जुड़े होते हैं। ये जो इको क्लब के टीचर इंचार्ज होते हैं इनके अंतर्गत 20 से 60 स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे देश में बच्चों को प्रेरित किया जाता है। नेशनल हरित ग्रीन कॉर्प्स यानी कि राष्ट्रीय हरित कॉर्प के अंतर्गत लेक्चर, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस कराए जाते हैं, फील्ड विजिट कराई जाती हैं, कैंपेन रिलीज होती हैं, पेड़ लगाए जाते हैं यानी कि वृक्षारोपण किया जाता है, साफ सफाई के अभियान चलाए जाते हैं। साथ ही साथ वर्मी कंपोस्टिंग यानी कि खाद बनाना की प्रक्रिया समझाई जाती है, घरों में गार्डन लगाने की भी प्रक्रिया समझाई जाती है। हमारा अगला टॉपिक है पर्यावरण नैतिकता। तो पर्यावरण नैतिकता बेसिकली वो सिद्धांत है या दिशा निर्देश हैं जो मानव और पर्यावरण के बीच की क्रियाओं को दर्शाते हैं। पर्यावरण नैतिकता में 3 प्रमुख चीजें हैं।
मानव केंद्रित मत, जीव केंद्रित मत और पर्यावरण केंद्रित मत। मानव केंद्रित मत के अनुसार मनुष्य प्रकृति का स्वामी है, मनुष्य सबसे ऊपर है और हम प्रकृति को किसी भी प्रकार अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर इस मानव केंद्रित मत को फॉलो किया जाए तो इससे तो पृथ्वी का बहुत विनाश भी हो सकता है। दूसरा है जीव केंद्रित मत। जीव केंद्रित मत के अंतर्गत हमारे जो पृथ्वी है वो सर्वप्रथम है, अन्य जीव सर्वप्रथम है और हम सबसे नीचे हैं। इसका मतलब कि पृथ्वी के अन्य जीव इंसान से ज्यादा महत्वपूर्ण है और अगर इंसान को कुछ बीमारी होती है या कुछ नुकसान होता है वो फायदेमंद है और प्रजातियों के लिए। तो जीव केंद्रित मत में और अन्य जीवों को महत्व दिया गया है। फिर आखिरी है पर्यावरण केंद्रित मत। पर्यावरण केंद्रित मत में यह बोला गया है कि पृथ्वी और इंसान सामान्य है और दोनों तभी रह सकते हैं जब एक संतुलन अन्य जीवों के और मानव के बीच में हो। तो पर्यावरण नैतिकता में हमें अपने आप को प्रश्न करने चाहिए, जैसे कि क्या यह सही है कि जंगलों की कटाई हो इंसान की जरूरत पूरा करने के लिए? क्या यह सही है कि हम जानवरों के ऊपर कुछ ड्रग्स टेस्ट करें? तो इस प्रकार के नैतिक सवाल करके हम पर्यावरण को सुरक्षित करने में सहायक होंगे। धर्म और पर्यावरण। धर्म और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सारे के सारे धर्म एक ही बात कहते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है वो किसी भगवान ने बनाई है या सुपर पावर ने बनाई है और इसीलिए हमें पृथ्वी के साथ कोई भी छेड़खानी या कुछ विनाश नहीं करना चाहिए। तो सभी जितने भी धर्म है वो एक ही बात कह रहे हैं कि पर्यावरण का संरक्षण हो। बुद्धिज्म में तो ये कहा गया है कि कर्मा बहुत जरूरी है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हम फल पाएंगे। यानी कि अगर हम पृथ्वी का विनाश करेंगे तो हमें फिर बहुत गलत कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं। बुद्धा जो थे उन्होंने एनलाइटमेंट भी एक पेड़ के नीचे ही पाया था जिसका नाम है पीपल पेड़। तो इस प्रकार बुद्धिज्म में पर्यावरण को बहुत महत्व दिया हुआ है। क्रिश्चियनिटी में यह है कि जो बाइबल लिखी है उस ग्रंथ में 100 वर्सेस में पर्यावरण बचाने की ही बात करी गई है। यही नहीं, हिंदुइज्म में अगर हम देखें तो पेड़ पौधे सभी को भगवान का रूप मानते हैं। पीपल, बरगद पेड़ सबको हम सेक्रेड यानी कि बहुत ही सम्मान देते हैं। इस्लाम में भी पर्यावरण संरक्षण की बात करी गई है। इस्लाम के अनुसार पर्यावरण संरक्षण ही एक सही नीति है। तो अब ये जरूरी है कि जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं उनको हम पर्यावरण संरक्षण में शामिल करें। साथ ही साथ सरकार को यह चाहिए कि जो लोगों की नॉलेज है, चली आ रही नॉलेज है और जो जीव जंतुओं के ऊपर उनकी जो जानकारी है उसको सम्मान दिया जाए। साथ ही साथ आज के समय में यह भी जरूरी है कि हम धर्म के द्वारा आजकल के पर्यावरण चुनौतियों को भी एड्रेस करें, जैसे प्लास्टिक की समस्या या कोई और समस्या को भी धर्म के थ्रू सुलझाने की कोशिश करें। तो इसके साथ हमने ये चैप्टर को खत्म किया।